हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एनसीईआरटी रीडर। तो जो कंटिन्यूएशन वीडियो है वो हम लोग इसमें मैग्नेटिज्म का ये लास्ट वीडियो है। और आई होप कि इसमें हम लोग मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मेनली आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पे किस तरह के उसके पाथ होंगे और किस तरह से उस पे फोर्सेस लगेंगे, टॉर्क लगेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट कैरिंग कॉइल या वायर को भी रखते हैं तो उस पे भी फोर्स लगता है, वो भी सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म में मेनली आपको समझना है कि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट में ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, मैग्नेटिक लेंथ क्या है, हाउ यू कैन रिलेट बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक मोमेंट से हम कैसे रिलेट करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इस कंसेप्ट से रिलेटेड हो सकता है आप और बेटर सोच पा सकते हैं। जो आपके पास अभी नॉलेज है उससे और बेटर आप इनहेंस कर सकते हैं उसको बहुत कम टाइम इंटरवल में। दिस इज गोइंग टू बी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, बार मैग्नेट के बारे में हम लोगों को जानना है। बार मैग्नेट क्या है? मान लिया कि एक मैग्नेट का टुकड़ा है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल डिस्टिंग्विश है। कैसे नॉर्थ और साउथ डिस्टिंग्विश होगा, इसको फ्रीली सस्पेंड करके हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी बस मान लेते हैं कि यहाँ एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इसका एक एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ का मतलब ये हो गया कि जो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और देयर विल बी अ मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो वो हमने बी पॉइंट में यहाँ पे लिखा है। जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो आपको 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी मैग्नेटिक लेंथ जो होगा वो छोटा होगा इन कंपेरिजन टू ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ज्योमेट्रिकल लेंथ को यहाँ पे इस डायग्राम में हमने क्या माना है, 2L माना है। ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो इस बार मैग्नेट का होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो दिस मैग्नेटिक जो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है और इसको जो लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक, व्हाट यू कैन से हियर, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट में यहाँ पे स्मॉल एम जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ के बारे में जब मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करेंगे तो ये फॉर्म हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोगों को बार मैग्नेट के कारण से, उस पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज समवॉट इम्पोर्टेंट विच यू नीड टू नो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है किसके कारण से, बार मैग्नेट के कारण से, ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेट का एक टुकड़ा है उसके कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कहाँ पे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे निकालेंगे मतलब कि या तो एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट जिसको कि हमने यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे कि एक मैग्नेट का टुकड़ा है, नॉर्थ और साउथ इसमें डिस्टिंग्विश किए हुए हैं। और ये लेंथ मान लेते हैं कि एल है किसका, मैग्नेट के टुकड़े का लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ इट इज। अब इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं, एक ही फॉर्म में सारे चीजों को डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो जिस समय हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि ये दिया हुआ है, मान लो कि ये मैग्नेटिक जैसा अभी रखा गया है, यहाँ से पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कहाँ पे है, पी पॉइंट इज ए पॉइंट विच इज ऑन एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट। जो मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है इसके एक्सिस पे कहीं रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे जो इस मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ के कारण से अवे डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साउथ के कारण से जो है इसके तरफ वाले डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि नॉर्थ इधर क्लोजर है तो ओवरऑल इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फाइनली जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ पोल के कारण से। और ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, बीपी विल बी, ये आपको नॉर्थ की तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आई एम जस्ट राइटिंग दैट रिजल्ट हियर इट इज। तो ये रिजल्ट जो है आपको ये चीज ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम पी पॉइंट पे लिखें तो ये आपको, दिस इज म्यू नॉट बाय, आई एम जस्ट राइटिंग रिजल्ट सो दैट इट यू कैन रिवाइज इट, म्यू नॉट बाय 4 पाई। एंड देन वी हैव यहाँ पे पोल का जो है, ये मैग्नेट का जो ये टुकड़ा रखा हुआ है, इसके सेंटर पॉइंट से यानी कि जहां पे इसका सेंट्रल पॉइंट है वहां से वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि ये पी का जो डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट का ये डिस्टेंस जो है इसके सेंटर, मैग्नेट के टुकड़े के सेंटर से, मैग्नेट बार मैग्नेट के सेंटर के टुकड़े से इसके
आपको पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड आर डिवाइडेड बाय इट इज आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर एंड होल टू द पावर स्क्वायर, हियर इट इज। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, हियर यू कैन राइट। अगर इसी केस में आपको ये चीज दे दिया जाए कि जो लेंथ है हमारा, लेंथ जो है, इफ लेंथ इज वेरी लेस देन आर, इस केस में अगर इस तरह की बात आएगी कि लेंथ को अगर इग्नोर किया जाए, जो डिस्टेंस पे हमें मैग्नेट यानी कि बार मैग्नेट का जो लेंथ होगा दैट इज स्मॉलर देन द आर वैल्यू, वेरी स्मॉलर, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें इसको निकालना होगा तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट मैग्नेट बार मैग्नेट, हियर इट इज, एंड दैट विल बी, यू कैन इग्नोर दिस एल हियर, सो इट विल बी, नीचे में जो है आर फोर हो जाएगा, एल स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, एंड देन वी हैव 2 टाइम्स ऑफ मास, एंड एक आर ऊपर में रहेगा, नीचे आर फोर होगा, तो नीचे में जो है सॉरी मास, आई हैव टोल्ड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली दिस, एंड देन आर, तो यहाँ पे एम क्या है, एम जो है इस इस मैग्नेट का जो बार मैग्नेट लिया गया है इसका डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट मैग्नेट का हम लोग किस बेसिस पे निकालेंगे, तो इसके पोल स्ट्रेंथ और इसके लेंथ के बेसिस पे निकालेंगे, जो यहाँ पे सी फॉर्मेट में हमने मेंशन किया है। तो दिस इज पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द दैट मैग्नेट बार मैग्नेट इट इज। तो एंड पॉइंट पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो इन जनरल हम इसको यूज करेंगे, लेकिन अगर स्पेशल केस ये दे दिया जाएगा कि लेंथ जो होगा, अगर वो एट दैट पॉइंट वेयर वी आर लुकिंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसके कंपैरिजन में वो लेंथ बहुत छोटा है, तो फिर शॉर्ट मैग्नेट बार मैग्नेट के केस में हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड इट इज 2m बार क्यू। आपको याद होगा कि डायपोल के केस में भी, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी इसी तरह से था, वहां पे के 2p/r क्यू था, इस तरह से आपको याद होगा कि 2p एंड डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल के केस में, एक्सियल के केस में, तो ये उससे कोरिलेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चीज डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द दैट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं एक लाइन ऐसा पास करा दो जो इसके सेंटर से, इस मैग्नेट के सेंटर से निकल रहा है, यानी कि जहां से हमने एल डिस्टेंस को एल डिस्टेंस को यहाँ मेंशन किया है, वो डिस्टेंस सॉरी आर डिस्टेंस को मेंशन किया है, वो कहाँ से है, सेंट्रल लाइन से। तो इस डायपोल का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा जो इसके सेंटर से पास करेगा, और उस लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर एट दिस पॉइंट आई एम लुकिंग टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ के कारण से इस डायरेक्शन में लाइन ज्वाइनिंग द साउथ हो जाएगा इधर से, और नॉर्थ के कारण से इस डायरेक्शन में लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो नॉर्थ से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो दैट मीन्स कि अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक जो कि साउथ के कारण से हो रहा है और एक जो कि नॉर्थ के कारण से हो रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन, इट इज रिजल्टेंट, दिस पॉइंट आई एम कंसीडरिंग इट टू बी एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, इससे आर डिस्टेंस पे अगर है, तो इस केस में हम लोग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर हैविंग, लेट्स सपोज दिस आई एम कंसीडरिंग हियर इट इज पी डैश पॉइंट, तो पी डैश पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, उसके कारण से क्या होगा, तो दिस पी डैश पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस यू कैन राइट इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड द मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय r square plus l square to the power 3/2. So this is the form you have to remember when we are going to calculate the magnetic field due to the bar magnet, where it is at the equatorial position. तो इस लाइन को, इस पोजीशन को, ये लाइन जो है आपका, इसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन यू कैन से, या इसी को हम बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो दिस इज आल्सो यू कैन से इट इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जा सकता है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है एक्चुअल में, या इसी को बोला जाएगा इक्वेटोरियल लाइन है, और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी पी डैश होगा दैट रिजल्टेंट इट विल बी, जिधर मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होगा, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड हो रहा है, सो दिस इज व्हाट यू कैन से हियर। तो ये तो था दो स्पेशल पॉइंट जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना हो तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर हमें
इन दैट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालना हो तो हम इसको यूज कर इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें पावर जो है यहाँ पे 3/2 है और इसमें पावर जो है आर स्क्वायर फॉर्मेट है, एल आर स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एल स्क्वायर फॉर्मेट, बट यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट एंड द आर इट इज, बट इन दिस केस वी आर हैविंग दिस ओनली अ मैग्नेटिक मोमेंट सिंगल पे। सो इसको आप कैसे याद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट द जेईई मेन एग्जाम, सो इट शुड बी योर माइंड which can digest the things which is needed for writing the JEE main exam. Now the third case, this is what the special case you can say, जो कि एक्सियल लाइन या इंड पोजीशन साइड पे हमने निकाला है, जिसमें सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस दिया हुआ है और मैग्नेट का जो लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, इट इज 2l। तो सेंटर से जो लेंथ होगा इसका वन एंड का दिस वन, ये लेंथ जो होगा ये आपका l है और इधर का जो लेंथ है ये भी l है और दोनों को जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि ऐसे पोजीशन पे निकालना है जो कि इन जनरल पोजीशन हो उस केस के लिए। लेट्स सी द पिक्चर हियर इट इज। लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इज टू बी द बार मैग्नेट हियर। ये बार मैग्नेट है और इसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और इसका साउथ पोल इधर की तरफ है और ये लाइन जो है इसका एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके सेंटर पोजीशन से कहीं पे कोई पॉइंट इन जनरल हम यहाँ मान लेते हैं जिसके बारे में ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है इस सेंटर से r डिस्टेंस पे है और इसका जो एंगल थीटा है इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट से या हम बोले कि एक्सिस जो मैग्नेट का एक्सिस है उससे थीटा एंगल पे इन जनरल दैट पॉइंट वी आर हैविंग दिस पॉइंट P। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर है आपको, तो नॉर्थ से तो अवे डायरेक्शन में लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा और साउथ से क्या होगा, तो साउथ से जो है आपको, यानी इसको अगर हम बोलते हैं पी पे तो ये नॉर्थ से एक होगा और साउथ से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा साउथ के कारण से जो कि लाइन ज्वाइनिंग साउथ होगा। तो दिस इज द व्हाट वी आर हैविंग द लाइन ज्वाइनिंग द साउथ यू कैन से, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ साइड। तो एक नॉर्थ के कारण से मैग्नेटिक बी नॉर्थ हो रहा है और एक साउथ के कारण से यहाँ पे बी साउथ हो जाएगा। और इन दोनों का आपको जो एक कंपोनेंट वाइज अगर हम निकालते हैं तो देयर विल बी ए लाइन जो कि इसी आर के डायरेक्शन में एक लाइन चला जाएगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का एक कंपोनेंट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, जो नॉर्थ और साउथ का कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट इधर होगा। और देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस तरह से वो दोनों क्या होगा, नॉर्थ का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक साउथ का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि इन दोनों के कारण से जो है आपको एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बन रहा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी आर हो रहा है, आर के डायरेक्शन में हो रहा है और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी थीटा हो रहा है। तो इन दोनों बी आर और बी थीटा का जो है, बी आर कहाँ से आएगा, तो नॉर्थ का एक कंपोनेंट जो आर के अलोंग होगा और साउथ का एक कंपोनेंट जो आर के इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बी आर हो जाएगा। और बी थीटा कहाँ से आएगा, तो बी एन का एक कंपोनेंट होगा आपको इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बी आर पे परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट बी एस का भी होगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो दैट विल बी गिविंग यू बी थीटा। यानी कि नॉर्थ और साउथ को हमने स्प्लिट कर दिया और एक आर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया कंपोनेंट दोनों का, नॉर्थ और साउथ दोनों मिला करके, और एक थीटा डायरेक्शन, थीटा इज द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द दिस रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो रिजल्टेंट इन दोनों का हो रहा है वो बी हो रहा है। और इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको बैक साइड में आप पीछे की तरफ लेके आइए, दिस बैक साइड वी आर हैविंग एक्सिस से जो है, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो आपका आर है, इस आर से अगर ये अल्फा बना रहा होगा, अल्फा, तो व्हाट वी कैन से दिस एंगल इज वी आर हैविंग सॉरी दिस इज द एंगल वी आर हैविंग थीटा हियर। यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ये एंगल थीटा है और ये अल्फा है। तो ये कंप्लीट एंगल जो रिजल्टेंट बन रहा है एक्सिस से वो कितना पे बनेगा, अल्फा प्लस थीटा पे बनेगा। So I hope it is clear. I have discussed here all the component of magnetic field due to south and due to north, and then BR, and then B theta, and then resultant of BR and B theta, and accordingly you will get the resultant direction as alpha plus theta. अब हमें ये चीज लिखना है कि जो B मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट आएगा उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड B जो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, जो इन जनरल आर और थीटा पोजीशन पे, आर क्या है, सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस है जहां पे निकालना है,
और थीटा क्या है, एक्सिस से वो एंगल बना रहा है आर लाइन, आर पोजिशन। तो इस केस में हमें निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट देयर इज डेरिवेशन फॉर दिस वन, यू मस्ट बी नोइंग म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यू, एंड देन इट इज 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ 1 और इसी तरीके का एक्सप्रेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आता है। उसको उसमें क्या था, यहाँ पे आपको माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, एंड देयर इज मैग्नेटिक दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ओवर देयर आर थीटा पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, इफ यू रिमेंबर दैट वन, दिस इज के, देन मैग्नेटिक मोमेंट, दिस सॉरी हियर इट विल बी डायपोल मोमेंट, सो के इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, देन the dipole moment here kp by rq, and this is the form we are having, this 3 cos square theta plus of 1। यहाँ पे थीटा क्या है, उस डायपोल का एंगल है आर थीटा वाला, और पी क्या है, पी डायपोल मोमेंट है, जिसको हम लोग क्यू टाइम्स क्यू इंटू 2l टाइम्स रखेंगे। 2l क्या है, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, हियर इट इज माइनस चार्ज, हियर इट इज प्लस चार्ज, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 2l है। तो इस केस में अगर ये डायपोल फॉर्म करेगा तो इस डायपोल से आर थीटा फॉर्मेट पे, इफ आर दिस इज एंड दिस थीटा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर हैविंग रिजल्टेंट। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे tan अल्फा अगर लिखना हो तो दिस यू कैन राइट हियर b थीटा एंड द बी आर वैल्यू, इन दोनों के बेसिस पे हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड दिस फाइनल रिजल्ट आई एम राइटिंग इट इज हाफ ऑफ tan थीटा वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा निकालने के लिए आपको tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा करना होगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग टू रिजल्ट टू रिमेंबर, एंड इन जनरल अगर हम थीटा को 0 कर देंगे तो ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, अगर थीटा को हम 90 कर देंगे तो ये आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। तो इन जनरल आप ये जनरल फॉर्मूला को ही अगर याद रखते हैं तो उस केस में आप एक्सियल के लिए थीटा 0 कर लो तो वो आ जाएगा। तो और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है तो उसके लिए हम थीटा को 90 कर लेंगे। इस तरह से हमें इन जनरल जो मैग्नेटिक मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बार मैग्नेट के कारण से, वो इसी फॉर्मूला से हमें दोनों काम हो जाएगा, एक्सियल के लिए भी और इक्वेटोरियल के लिए भी। अगर हम थीटा का वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री तो इट विल बी एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर हम थीटा का वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री तो इससे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल लाइन, यू कैन से हियर इट इज लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी और एक्सेल पॉइंट पे हम इन जनरल फॉर्मेट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो जनरल केस में अगर आपको यूज करना हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो हम इसी को यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। So this is all about the general point. It is r theta। r theta के केस में हम ऐसे लिखेंगे और उसके बेसिस पे हम उसको सेट कर लेंगे। अब इसमें जो आपको एंगल किसके बीच में यहाँ पे हमें मिला था, अल्फा एंड थीटा, दिस अल्फा प्लस थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट हियर and this is what we are having, the magnetic field, this is what it is, this is the resultant magnetic field। तो जो अल्फा प्लस थीटा है, this alpha plus theta, this is what you can say it is the angle between magnetic moment and the magnetic field। this is what we are having। I hope it is clear। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट करके आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की, जब भी हमें बी एक्सियल मिलेगा तो बी एक्सियल जो होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल के केस में हमें मिल रहा था, तो एक्सेल के केस में हमें देखे थे कि जो पी पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ ही है, यानी कि that will be parallel to the magnetic field will be parallel to the magnetic one। second point we are having that equatorial जब भी होगा b equatorial, तो b equatorial जो होगा this will be anti parallel किसके, मैग्नेटिक मोमेंट के, ये हमने मेंशन कर दिया था। और तीसरा केस में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मोमेंट। इस केस में ये कब हम बोलेंगे, when we are having theta plus alpha is 90 डिग्री। ये थीटा प्लस अल्फा किसके बीच का एंगल है, ये जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि दिस थीटा प्लस अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये वैल्यू 90 हो जाए तभी हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट पे परपेंडिकुलर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा को हम यूज कर सकते हैं, दिस इज 90 माइनस ऑफ अल्फा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज 90 माइनस ऑफ अल्फा।
और इसके बेसिस पे अगर हम उस रिलेशन को यूज करें जिसमें हमने टेन अल्फा निकाला था, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग हाफ टेन थीटा। तो यहां से अगर हम इसको यूज करेंगे तो दिस इज यू कैन से हियर दिस इज हाफ टेन थीटा को लिखेंगे 90 माइनस ऑफ अल्फा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग one relation, you are having 10 alpha, and here it is, this is half 1090 minus alpha, it is cot alpha, cot alpha। तो 10 अल्फा में ये रिलेशन आ रहा है, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कॉट अल्फा मतलब 1/10 स्क्वायर। सो या आप यहाँ पे 1/10 लिखेंगे, सॉरी कॉट अल्फा को 1/10 फॉर्मेट लिखेंगे तो 10 स्क्वायर अल्फा जो है, यानी 10 स्क्वायर अल्फा इज 1/2, एंड सिंपली यू कैन से 10 अल्फा इज 1/√2। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं उस समय अल्फा क्या होगा। अगर हमें उस समय थीटा पूछा जाए तो हम क्या इसे निकालेंगे, तो you can write here in terms of theta that this is 10 and we are having alpha, alpha को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 90 minus of theta and this will be half 10 theta, half 10 theta। So this is what we are having cot theta, so cot theta will be half of 10 theta और cot theta half 10 of theta। यहाँ पे हमें लिखना है नेक्स्ट स्टेप में 10 स्क्वायर थीटा इज √2 एंड यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 थीटा, सॉरी इट इज स्क्वायर ना, so here it will be in next step। So this is what we are having 10 square theta and this will be √2। So I hope कि अगर हमें थीटा निकालना हो तो √2 होगा और अगर अल्फा निकालना होगा तो 1/√2 होगा। By this way you can understand that the sum of alpha and theta will be complementary only, also you must be knowing this। तो इस तरह से हमें जो जब बाहर मैग्नेट दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और उस केस में जो है उसके एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन या इन जनरल पोजीशन अगर निकालने का होगा तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे रिलेटेड भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जे एडवांस में भी पूछा गया है। तो ये चीज आपको समझना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके माइंड में मैप रहना चाहिए। कि सबसे पहले तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पे भी यूज होगा दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरह से ये क्या है, आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे ही बोलेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है कि आपको ये समझना है कि वहां पे ये इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होगा तो वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक लाइंस जब भी होगा तो इट विल बी क्लोज्ड, इट विल बी क्लोज्ड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इट विल बी क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। तो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब ये है कि अगर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं और यहाँ से अगर ये देखें कि ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो यहाँ से जो लाइंस निकल रहा है वो साउथ पे आएगा और इनसाइड इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो दैट मीन्स कि जो लाइन लूप बन रहा है आपको ये क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप। और ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस में नहीं होता था। अगर हम प्लस चार्ज की बात करें और माइनस चार्ज की बात करें तो यहाँ से लाइंस निकल के यहाँ पे आता था इलेक्ट्रिक लाइंस, तो ये यहीं पे निगेटिव पे टर्मिनेट होता था। इस केस में क्या है, इनसाइड द मैग्नेट आल्सो देयर विल बी मैग्नेटिक लाइंस एंड व्हिच ड्यू टू व्हिच इसको हम बोलेंगे क्लोज लूप फॉर्म होगा, जो लाइन इस तरह से निकलेगा। और ऐसे बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको ये समझना है कि टेंजेंट जब भी आप ड्रॉ करोगे इस कर्व पे तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा दिस विल बी टेंजेंशियल, दिस विल बी टेंजेंशियल at a point on the curve, मैग्नेटिक कर्व, मैग्नेटिक लाइंस कर्व जो हो रहा है यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कर्व। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कर्व में जहां टेंजेंशियल डायरेक्शन आपको दिखेगा दैट विल बी द डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ से निकल रहा है किसी पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन को हम बोल देंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस पॉइंट के पे इधर की तरफ हो जाएगा। लाइकवाइज यू कैन थिंक ओवर देयर। नेक्स्ट जो इसमें चौथा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझना है कि कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट अगर हम कर लेते हैं तो उसमें क्या मुसीबत आती है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक मैग्नेटिक लाइन है और ये इस पॉइंट पे जो है आपको दूसरे मैग्नेटिक लाइन से कट कर रहा है, तो अगर हम इस
जो कर्व 1 है और जो कर्व 2 है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक पॉइंट पे, यानी जहां पे कट हो रहा है उस पॉइंट पे 1 का जो टेंजेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो 2 का टेंजेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा आपको। तो दिस इज B1 एंड दिस इज B2। At particular single point, we are having two magnetic field. One is B1 and B2, which is not possible. Which is not possible. किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होना चाहिए, दो टेंजेंट नहीं हो सकता है। किसी भी कर्व के किसी भी कर्व में अगर आप मूव करेंगे तो किसी सिंगल पॉइंट पे आपका एक ही टेंजेंट होगा, दो टेंजेंट नहीं हो सकता है। तो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग एंड वी आर मूविंग ऑन द थर्ड लाइन हियर। थर्ड लाइन पे क्या है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दैट मीन्स कि एक पॉइंट पे तो दो टेंजेंट आ रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। और जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है कि मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ आउटसाइड मैग्नेटिक लाइंस होगा और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैग्नेट में जब भी हम बात करेंगे तो आउटसाइड अगर मैग्नेटिक बार मैग्नेट से बात करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड इनसाइड ऑफ मैग्नेट की बात अगर होगी तो इनसाइड के केस में इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको बस रखना है दिमाग में। तो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओवर देयर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसका हमने यूज किया था मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन में। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसका काउंटर पार्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिक डायपोल में तो चार्ज, चार्ज चार्ज, बस इस चीज को रखना है पोल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। सो ये पोल स्ट्रेंथ के लिए हमने आपको जस्ट एक लाइन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका चार्ज है, उसी तरह से ये आपको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। और ये मेनली जो है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट का अगर पोल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग फोर्स पे भी बात करेंगे। जैसे अगर हम चार्ज क्यू रखते हैं, क्यू चार्ज रखे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जोन में रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? वी नो दैट क्यू इंटू ई, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जोन में किसी बार मैग्नेट को रख दे हैं और इस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि इसका आपको m इज द पोल स्ट्रेंथ हियर, इट इज दिस इज हैविंग -m एंड दिस पोल इज हैविंग +m। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो यानी कि इस वाले साइड जिधर नॉर्थ है इस तरफ फोर्स लग जाएगा एंड दैट फोर्स विल बी, दिस फोर्स विल बी सिंपली लाइक दैट q into e फॉर्मेट। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो एक तरह से हम पोल स्ट्रेंथ को ये भी बोल सकते हैं कि इट इज फोर्स पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर। और दूसरा अगर हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करते हैं तो वहां पे आपने यहाँ अगर हम इसको डायपोल बना देंगे, डायपोल फॉर्मेट पे लेके चले जाएंगे तो ऑब्वियस है डायपोल के टर्म में फिर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड होगा। तो इसके बारे में हम बोलेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, represented by small m, and what you can say SI यूनिट जो इसका होता है, SI यूनिट वो होगा एम्पियर एंड मीटर, एम्पियर एंड मीटर। तीसरा जो पॉइंट होगा इसके बारे में आप ये बोलेंगे कि इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैट। उसी से इसको कंपेयर आप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप सोच सकते हैं जहां जहां इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज का यूज हुआ है बार मैग्नेट के केस में वहां वहां पोल स्ट्रेंथ को आप लगा सकते हैं और उसी की तरह डेरिवेशन कर सकते हैं। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां चार्ज, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग कि जब भी हम इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यानी पोल मैग्नेटिक पोल को अगर हम रखते हैं कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस जब भी होगा तो फोर्स विल बी दैट फोर्स यू कैन राइट हियर इट इज m टाइम्स ऑफ b। तो ये चार पॉइंट है जो आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देगा। और टॉर्क दैट मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम दिखाते हैं पोल स्ट्रेंथ से तो इसके बारे में हमने बताया था कि बार मैग्नेट का अगर पोल स्ट्रेंथ m है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से, दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक मोमेंट ओवर हियर। इस तरह से आपको निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा।
और मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो दैट फ्लक्स यू कैन डिफाइन लाइक दिस, बी मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर and integration of that one. So you can say it is proportional to the total number of field lines, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में है, जिस क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसके प्रोपोर्शन में है। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे जो लिया जाएगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन आप रखोगे, लेट सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन हियर इट इज, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है, जो कि इस सरफेस पे नॉर्मल है, और मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, किसी एलिमेंटल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस केस में डीएस और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी तरह से है, तो आपको क्या करना है कि आपको डी फाई निकालना है कि इस एलिमेंटल फ्लक्स से, एलिमेंटल एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे ओवर द सरफेस, ये निकल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसी से बेसिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होगा, तो यहाँ पे डीएस वेक्टर जो है ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ जो है आपको आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैट में, बट यहाँ पे गॉस लॉ क्या है जो यूज होगा आपको, गॉस लॉ आप पढ़ेंगे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आप पढ़ेंगे। तो इस केस में गॉस लॉ हम लोग अगर यूज करेंगे तो दैट मीन्स इट इज, जो फ्लक्स होगा दिस विल बी इन क्लोज सरफेस इफ आई एम कंसीडरिंग हियर बी डॉट ds, एंड हियर वी आर हैविंग दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds ऑन द सरफेस, जिस सरफेस से होकर के मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो ये जो क्लोज सरफेस से होगा ये जीरो होगा। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द गॉस लॉ, दैट व्हाट यू कैन से टोटल फ्लक्स linked with a closed surface। अगर हम क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो वो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। एंड इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट मोनोपोल जो है आपको मैग्नेटिक मोनोपोल, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल। सो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट होने के पीछे का रीजन क्या है, गॉस लॉ क्या बताता है कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे ओवर द सरफेस तो दैट विल बी जीरो। एंड इसी का जो कंक्लूजन है ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क। So let's see it is how you can find out torque on a bar magnet in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में हम टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क का क्या इम्प्लीकेशन आएगा, टॉर्क क्यों सोचा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, कैसे आ जाता है, क्या होता है, सब चीज का एनालिसिस हम लोग करेंगे। कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। किसके बारे में, बार मैग्नेट का। तो मान लिया कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट वी आर फिक्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज यूनिफॉर्म। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका यूनिफॉर्म है, दिस आई एम कंसीडरिंग हियर मैग्नेटिक फील्ड। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और एक एक डायपोल, एक मैग्नेट के जो है आपको मैग्नेट के टुकड़े को रख रहे हैं यहाँ पे, दैट मींस मैग्नेट आई एम पुटिंग ओवर हियर इट इज। तो इस बार मैग्नेट में किस तरह से आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया, लेट्स सी इट इज, let's suppose this I am considering here a bar magnet, and this is the north pole we are having and this is the south pole we are having। let's suppose the length of this bar magnet is 2L लेंथ है इस बार मैग्नेट का, तो 2L लेंथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि बार मैग्नेट को, या ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, यहाँ पे इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका जो है -m है। तो इस वाले पोल पे जिधर नॉर्थ है उस तरफ जो है मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, दैट फोर्स विल बी इट इज m टाइम्स ऑफ b। और इसके साउथ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेम फोर्स इट विल बी m टाइम्स ऑफ b। यहाँ पे माइनस का मतलब है इसका अपोजिट डायरेक्शन, किससे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो दैट इज द मीनिंग हियर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें एक एंगल को मेजर कर, एक एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, एंगल जो कि साउथ से जो है, यानी कि ये वाला एंगल है आपका, दिस इज थीटा, और व्हाट यू कैन से थीटा ये एंगल है। यह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका,
वो एंगल, और इधर जो है ये साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, दिस डायरेक्शन वी आर हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क जो होता है ये हम लोग जानते हैं कि फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, अगर हम साउथ के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क आई एम फाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द साउथ पोल, हियर इट इज साउथ पोल जहां पे है आपका, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो द फोर्स इज एम बी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये आपका 12 है, और ये जो है थीटा है, तो दिस इज 12 cos थीटा हियर, फ्रॉम हियर टू हियर वी आर हैविंग 12 cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का एम बी, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है साउथ के अबाउट क्या होगा, तो एम बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एम बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 sin थीटा से। 12 sin थीटा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो फोर्स लग रहा है एम बी, और साउथ पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिस टॉर्क आई एम राइटिंग। ओके, अब इसमें आप इसको और रिलेट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, m टाइम्स ऑफ 12 एंड देन वी कैन राइट हियर इट इज b sin थीटा, दिस यू कैन राइट। और इसको अगर हम लोग देखें तो m होल स्ट्रेंथ और 12 ये तो मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर b sin थीटा से, तो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में हमें टॉर्क मिल गया, दैट इज व्हाट इट इज mb sin थीटा, mb sin थीटा। तो इसको आप वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एम बी साइन थीटा है, तो वी कैन राइट दिस इज एम क्रॉस ऑफ बी, वी कैन राइट दिस एम क्रॉस ऑफ बी। अब इसमें टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम का मतलब है कि आपका थीटा का वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगा, यानी साइन 90 कब होगा, तभी मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वो कब होता है, जब थीटा 90 होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू m इंटू बी होगा, और ये केस तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाए। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 हो जाए या पाए हो जाए, उस दोनों ही केस में साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो दिस यू कैन से दैट टॉर्क विल बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दिस यू कैन अंडरस्टैंड। theta is 0 degree or 180 degree, in both situation we are having minimum torque and that is 0। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर हम नेट फोर्स देखते हैं तो इस डायपोल पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0। क्यों, क्योंकि एक तरफ एम बी लग रहा है, जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और दूसरा फोर्स भी एम बी ही लग रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे भी लग रहा है। So you can say here net force, I'm talking about net force on dipole, magnetic dipole it is, net force on dipole is 0, net force on dipole is 0। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज नथिंग बट इट इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे माइनस ऑफ, और इस केस में आप निकाल सकते हैं यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी माइनस ऑफ एम बी। ये कब होगा, जिस समय थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 वाले केस में तो टॉर्क 0 आ रहा है आपका, लेकिन उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है आपका माइनस ऑफ एम बी। लेकिन यू का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, यू का मैक्सिमम वैल्यू जो है एम बी आ जाएगा। ये कब आएगा, जब थीटा आपका 180 है। तो आप समझिए कि थीटा 0 या 180 में टॉर्क दोनों ही केस में 0 है, बट थीटा 0 केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाला केस हो गया, और थीटा 180 वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाला केस हो गया। That means you can easily manipulate that potential energy where it is, otherwise in any situation it will be dot product of the dipole moment and the magnetic field, dipole moment and the magnetic field, that you can understand. Next point we are having, that fourth point, it is work done by external agent in rotating बार मैग्नेट। ये चीज हम लोग कल भी देखे थे, लेकिन उस केस में जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस समय आपका ये कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, उसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जोन में रख देते हैं तो उसके बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड उस केस में हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं वो वीडियो भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है उस चीज को, और that is what you can see here before this I'm going to discuss here, you can see this only,
टॉर्क यहाँ पे भी निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक द सेम कंसेप्ट आई एम राइटिंग हियर आल्सो, बट दिस इज व्हाट इट इज। ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे डिस्कशन हमने किया था, और इस केस में जो डिस्कशन है ये बार मैग्नेट के बारे में है, कि बार मैग्नेट अगर आपका प्लेस किया गया है इस तरीके से, जिस तरीके से कि वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर रोटेट किया जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट, in this case what happened, from angular position, from angular position थीटा 1 टू थीटा 2, इस केस में हम कैसे लिखेंगे इसको? तो सेम जो आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड में, इट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Change in potential energy means it is negative of the u final value minus of u initial value. So you can write here it is u initial and minus of u final. That is the meaning of work done by the external agent. This work done is by the external agent. That you can write u initial minus u final. So this will be what you can say here. It is mb, and then it is getting rotated from cos theta 1 position to cos theta 2 position. So this is what we are having work done by the external agent when the external agent जो है ये इसको रोटेट कर रहा है एंगुलर पोजीशन थीटा 1। उस समय थीटा 1 किसके बीच का एंगल है? उस समय थीटा 1 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल है। थीटा 2 किसके बीच का एंगल है? वो भी उसी के बीच का एंगल है। यानी कि अगर हम 60 से 30 पे लेके जाएंगे रोटेट करके, तो उस समय एक्सटर्नल जो वहां पे आपको वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जो रोटेट कर रहा है इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड में, इस बार मैग्नेट को, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली। तो इस तरह से हम बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ऑन बार मैग्नेट को कैसे यूज करेंगे, उस कंसेप्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अगर हम बाहर मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में नेट फोर्स जो है लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में एक दूसरे को बैलेंस करके नलीफाई कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे फील्ड में रख दें कि बार मैग्नेट को हम अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, फिफ्थ पॉइंट, कि जिस समय बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट, if this bar magnet is kept in non-uniform, if it is kept in non-uniform magnetic field, if it is kept in non-uniform magnetic field, तो इस केस में क्या होगा कि if it is kept in non-uniform magnetic field, then it experiences a net force. Here it will be net force. Why? Because the both force जो कि नॉर्थ और साउथ पे लगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगे वो अलग अलग लगेंगे, जिसको वो नलीफाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स लगने के साथ साथ यहाँ पे टॉर्क भी होगा, एंड may experience a टॉर्क होनी। तो ये चीज आपके दिमाग में रहे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म दे दिया जाए तो हमारे दिमाग में ये रहे, और कंसेप्ट हम ऐसे यूज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म में भी, जैसे हमने अभी किया है, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। उस समय फोर्स बदल जाएगा, यहाँ F1 होगा, ये F2 होगा, और दोनों फोर्स इक्वल नहीं होने के कारण से नेट फोर्स होगा। तो अभी आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स उधर हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पे फिर आप टॉर्क निकाल लेंगे, और उसके मैग्नेटिक मोमेंट से भी हम टॉर्क को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म हियर, so that torque will be not uniform, and accordingly you have to use integration factor to find out the torque on the magnetic dipole। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम उस चीज को यूज करेंगे जहां इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा, आपको एलिमेंटल लेवल पे सोच के फिर इंटीग्रेट करना होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। द नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर हैविंग ऑसिलेशन। किसका? ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो है हमें ऑसिलेशंस देखना है, किसका? बार मैग्नेट का। और इससे रिलेटेड एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं, और मेन में भी पूछे गए हैं। दिस यू मस्ट बी नोइंग, बट जस्ट एक रिकैप आप देख लीजिए कि अगर हम
मान लेते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड दिस व्हाट वी आर हैविंग इज, इट शुड बी, this is the magnetic field we are having, it is uniform magnetic field. Let's suppose this is uniform magnetic field, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल को रखा है। ये एरो का मार्क ये बता रहा है कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, दैट इज द मीनिंग मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन इट इज। एंड लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर वन, दिस दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज along the magnetic field line. So ये theta is the angle between this magnetic field and this arrow. Arrow means torque, arrow means magnetic moment here. So this magnetic moment it is, इसके बीच का थीटा है। अब अगर ये रोटेट करेगा, यानी कि अगर आप मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल की बात करते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन में लैंग्वेज भी आएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझें और उस तरीके से मूव ऑन करें। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब बात की जाएगी, कहां से भाई, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि उस समय नेट फोर्स जीरो लग रहा है, उस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। उस पोजीशन से जैसे ही स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे इस मैग्नेट को, इस मैग्नेट को जैसे ही स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपको बार मैग्नेट ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली। सो इस केस में क्या होगा कि बार मैग्नेट ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली, और ये भी क्वेश्चन को बेटर बना देगा, सिंपल हार्मोनिकली। तो सिंपल हार्मोनिकली अगर ये मान लेते हैं कि ऑसिलेट करेगा, तो इसका ऑसिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको, इसको हमें यूज करना है, दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, this is omega, this in terms of magnetic moment and the moment of inertia, you can write like this is the result I have written here, that is derivation for this one. And then time period, so what is the time period, you can use, if you know the omega value, simply you can write the time period will be, it is 2 pi by omega, and that what it is, I will be in numerator, so this will be there I divided by mb, बस हो गया। इसको हम लोग यूज करेंगे, जिसमें आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो बार मैग्नेट जो भी आपको यूज किया जाएगा, उसमें आपको ये चीज समझना होगा कि ये आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही पिक्चर में आ गया तो बहुत सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जिसके अबाउट इसको रोटेट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू हैव द डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट, डिफरेंट व्हाट वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जैसे डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो फिर आपका ये फैक्टर बदल जाएगा, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट व्हाट यू कैन से इम्पोर्टेंट केस स्टडीज कुछ इसमें है, जिसको हम डिस्कस कर देते हैं। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको बेनिफिट कर जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट्स सी इट इज। तो ये अगर हमें मिल जाता है तो इस तरह का कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि जो बार मैग्नेट है which is there, it is having the length L, मान लेते हैं, let length of bar magnet, this bar magnet length is L, L मान लेते हैं, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ जो है इसका, पोल स्ट्रेंथ जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So pole strength is directly proportional to area of cross section of magnetic dipole। उसके लिए आप उसी को यूज करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। तो कभी कभी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेंशन रहेगा, दैट मींस इफ आई राइट द पोल स्ट्रेंथ टू बी m हियर, सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द दैट मैग्नेटिक डायपोल इज टू बी कंसीडर्ड ना। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने आपको बताया था, दिस पोल स्ट्रेंथ इनटू ट्वाइस द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, इट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड देन 2l। अब इसको अगर हम क्या करेंगे कि मैग्नेट डायपोल को कट कर देंगे, किस तरह से कट करेंगे, इनटू टू हाफ्स, दो दो टुकड़े में हम इसको बदल दिए।
अब दो टुकड़े में बदलेंगे तो इसका दो केस आएगा। किस तरीके का केस आएगा, दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। केस वन, केस वन में इस तरीके का मैग्नेट अगर है कि इसको हमने इस तरह से टुकड़ा किया है, ये एक टुकड़ा है और एक टुकड़ा जो है इस तरीके का है, यानी कि इसमें बीचों बीच इसको तोड़ा गया है आपको, जिसका एक का लेंथ L/2 है, दूसरे का लेंथ L/2 है। और इस केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा दिस विल बी, अगर हम इसके टुकड़े को हाफ कर देंगे तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। इस केस में इसका भी सिमिलैरिटी के कारण से सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम केस टू की बात करते हैं, ये डेरिवेशन आप खुद से भी सोच सकते हैं, लेंथ के बेसिस पे यहाँ पे टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर जो है चेंज करेगा। और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को हमने यूज किया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको उस फैक्टर को यूज करेंगे और इस देन यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड इट इज। लेकिन अगर हम इसके लेंथ बेसिस पे नहीं तोड़ करके इसको एरिया बेसिस पे तोड़ते हैं, यानी कि इस तरह से हमने हाफ कर दिया, जिसका एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A/2 हो गया, और लेंथ एज इट इज लेंथ वी आर नॉट चेंजिंग हियर, लेंथ वी आर नॉट चेंजिंग। तो इसमें क्या किया, इसको इस तरह से हमने पोल स्ट्रेंथ, ये इसको जो बार मैग्नेट है इसको बीचों बीच जो है कट किया गया है, और इस तरीके से कट किया गया है कि एरिया वाइज इसको हाफ कर दिया गया है। ऐसे लेंथ वाइज हाफ था, इस केस में एरिया वाइज हाफ किया गया है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड इसका होगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर, दिस विल बी टी ओनली एंड दिस विल बी, यहाँ भी जो है आपका टी टाइम पीरियड जो है वो टी ही रहेगा। और टी टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग यूज यही कंसेप्ट को कर रहे हैं। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय mass and sorry this magnetic moment and the magnetic field over here it is. Capital M is magnetic moment, I is moment of inertia and B is magnetic field. तो इस तरीके से अगर हम बार मैग्नेट को कट करेंगे तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा अगर हम इस तरीके से कट करेंगे। तो इस तरह का आपको टाइम पीरियड रिलेशन दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या है इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको, कि अगर दो बार मैग्नेट दिया हुआ है जिसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और उसको ज्वाइन करा दिए। मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है M1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I1 है। जिस भी एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट व्हाट वी आर हैविंग दिस डायरेक्शन। और दूसरा जो मैग्नेट है वो भी इसी डायरेक्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है M2 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, इन दोनों बार मैग्नेट को आप क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन करा रहे हैं। किस तरीके से ज्वाइन करा रहे हैं, अगर हम ऐसे ज्वाइन कराते हैं कि एक दूसरे को एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं, एक के ऊपर एक रख दे रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये M1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये M2 है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो M1 है उसका I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब इस केस में अगर हम इस तरह से जोड़ रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड कैसा होगा, दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज इन दिस केस द टाइम पीरियड T1 I am writing, this time period T1 will be, this is 2 pi root under, सिंपली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे I1 plus I2 एंड डिवाइडेड बाय इट इज M1 plus M2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस मैग्नेट बार मैग्नेट को रखा गया, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसके टाइम पीरियड को निकालेंगे। अगर दूसरा केस क्या है कि अगर ऐसा केस हो जाए कि जो मैग्नेट को रखा गया है वो इस तरीके से रखा गया है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट एक का रख दिया जाए और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया जाए, कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से भी रखा जा सकता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और जो नीचे वाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, I2 इज द मोमेंट इधर, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन तो पलट गया है। तो इस केस में, दूसरे वाले केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट गोइंग टू चेंज फैक्टर हियर, इट इज इन I1 plus I2, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि पहले वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम था तो हमने वेक्टोरिकली ऐड कर दिया, इस वाले केस में क्या है, ये अपोजिट है। तो इस केस में आपको उसी तरह से वेक्टर के एडिशन के यूज को करना है, M1 minus M2 एंड देन B इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड जोन में इस बार मैग्नेट को रखा गया है। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ दिस सॉरी, इस तरह से अगर रखा जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मेट को यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए।
and there is one relation between T1 and T2. What is relation? आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो you will get this relation T1 square sorry, plus T2 square and divided by this I am writing in the this format. T2 square minus T1 square divided by T2 square. This is in numerator, it is plus, and in denominator it is minus. This is one special case you will be having like this. If you calculate, ऊपर में हम ऐड कर रहे हैं स्क्वायर को और नीचे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द रेशियो ऑफ magnetic moment. So these are the result which you can use over there directly, or you can solve also. If you know the concept like this, you can remember and you can solve it by your own. I hope it is clear now. The only concept in this chapter we are having is earth magnetic field and the para and ferromagnetism it is. So in earth magnetic field, what you have to have the major concept, remember this I am going to discuss here. It is next point we are having earth magnetic field. So अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपको दो फैक्टर पे ध्यान देना है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक जो है आपको मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा एक, और एक जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के बेसिस पे ही हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बेसिस पे कोरिलेट कर पाएंगे. लेट्स सी द पिक्चर. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? हियर इट इज. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इस चीज को समझने के लिए आप छोटा सा साइंस हम आपको बता रहे हैं, वो चीज आपके दिमाग में. जो सेंटर ऑफ अर्थ है इसमें जो है आपको निकेल और फेरस है मोल्टेन फॉर्मेट में, और अर्थ अपने एक्सिस पे जो है आपको वो रोटेट कर रहा है, यानी कि ये जो मोल्टेन स्टेज में यहाँ पे निकेल और फेरस है, ये क्या है कि ये आपको एक रोटेशन में है जो कि अर्थ के रोटेशन से ये रोटेट कर रहा है, यानी कि ये मोशन में सर्कुलेट हो रहा होता है जो सेंटर ऑफ अर्थ में है, और ये रिवॉल्व भी कर रहा है. अर्थ जो है ये आपको सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है. तो दैट मीन्स कि इस वाले पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में जो है आपको जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मोशन में है. तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के कारण से जो अर्थ के सराउंडिंग में एक फील्ड सेटअप होता है, दैट वी से द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट इज. तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझना है. दो मेरिडियन मेनली आपको समझना है, एक जो कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन. लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी द मैग्नेटिक मेरिडियन. हियर इट इज. मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है आपको, जो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिया गया है. इस पॉइंट के बेसिस पे हम मान लेते हैं कि ये प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है. This I am going faster and in short span of time, so I won't discuss major things. I am just discussing only formula factor so that you can revise in quick manner and you can remember it. और ये दूसरा जो प्लेन आप देख पा रहे हैं, this plane we are having, this is what we are having, geographical meridian. ज्योग्राफिकल मेरिडियन. तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो है वो एक ऐसा प्लेन है जो एक्चुअल जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ प्लेन है उससे पास कर रहा है, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है उससे पास कर रहा है. अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जो है उससे पास कर रहा है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब किसी भी जगह पे हमें यहाँ पे जो है दो तीन एंगल के बारे में जानना है. तो पहला एंगल है वो है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? तो बाय डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इसको समझते हैं कि जो डायग्राम है यहाँ पे आपको, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग ज्योग्राफिकल मेरिडियन. अब इसमें जो है एक यहाँ पे अर्थ का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे, और एक अर्थ का जो है वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इस नीचे की तरफ होगा. इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड हमें मिलेगा, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड. ओवर हियर इट इज. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड.
तो इसमें ये वाला जो एंगल है आपका, दिस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब यहाँ पे एक दूसरा एंगल है, दैट इज द सेकेंड एंगल वी आर हैविंग फाई। फाई किसको कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, या इसी को हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप ओवर हियर इट इज। अब इसमें तीसरा रिलेशन आप देख सकते हैं कि अगर हम बी और बी एच को रिलेट करना चाहे तो वी कैन राइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इट इज बी कॉस ऑफ फाई, and you can write the vertical component of here earth magnetic field, it will be b sin of phi, where phi क्या है, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसके बेसिस पे अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, क्योंकि बी एच और बीवी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो वी कैन राइट हियर इट इज बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वी आर हैविंग। दिस रिलेशन इज ऑन बेसिस ऑफ पाइथागोरस। इट इज, जब भी आप किसी भी निडल मैग्नेटिक निडल को, इफ मैग्नेटिक निडल को अगर हम द मैग्नेटिक निडल, इस तरह से आप समझिए कि निडल ऑफ वर्टिकल कंपास, जो कंपास होता है आपका वर्टिकल कंपास फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, तो उसका मैग्नेटिक मेरिडियन किधर की तरफ होगा, उस तरफ होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो हम बोल सकते हैं इसको निडल ऑफ वर्टिकल कंपास, वर्टिकल कंपास का जो निडल होगा विल बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन, in magnetic meridian points towards B। B क्या है, B रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इसका एंगल लिख सकते हैं tan phi, we can write here it is BV by BH, this is what from this diagram you can write। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज phi, डेल्टा हियर, phi is angle of D, BH is B cos phi, BV is B sin phi, BH BV का स्क्वायर और tan phi, where phi is angle of deep या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसके अलावा भी क्वेश्चन में आपको कुछ कंसेप्ट रहेंगे जिसमें कि आपको जो डीप सर्किल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे, तो उसमें डिफरेंट एंगल पे दिया रहेगा, कभी θ1 पे दिया हुआ रहेगा, कभी आपको मतलब फाई वैल्यू जो है वो φ1 पे दिया हुआ रहेगा। उसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, लेट्स सी, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग। व्हेन द डीप सर्किल is not in magnetic meridian, इस केस में अगर डीप सर्किल आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है एंड डीप सर्किल is at an angle of θ1 to magnetic meridian, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से वो θ1 पे है मैग्नेटिक मेरिडियन, if it is θ1 angle at the magnetic meridian, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस केस में आपको फिर डायग्राम थोड़ा सा बदलेगा। लेट्स सी द डायग्राम व्हाट आई एम मेकिंग हियर, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग दैट मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज ये है, और इस केस में आपका यहाँ पे ये जो दूसरा प्लेन आप देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग दिस प्लेन। तो ये वाला एंगल जो है आपका ये θ1 है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग θ1, एंड देयर इज अनदर दिस डायरेक्शन विल बी हैविंग, इस डायरेक्शन में जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर विल बी BH कंपोनेंट, इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर विल बी BV कंपोनेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फील्ड दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। दिस पॉइंट वी आर हैविंग, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द रिजल्टेंट फील्ड। और ये वाला जो एंगल है आपका, दिस इज फाई, फाई यहाँ पे फाई जो है ये आपका ट्रू डीप एंगल है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, फाई इज योर ट्रू डीप एंगल।
और ये जो बी एच हमने लिया है इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थीटा वन है तो इस तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज बी एच कॉस ऑफ थीटा वन, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस बी एच वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, थीटा वन डायरेक्शन। ये वाला जो प्लेन है इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट इट इज apparent, here it is apparent angle of D, apparent angle of D, and this apparent angle of D we are having here, it is phi 1 इस केस में here। तो इसको अगर हमें निकालना होगा फाई वन फाई टू जो है ये एपरेंट एंगल ऑफ डी दिया हुआ रहेगा, उस केस में हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो फाई जो है यहाँ पे आपका फाई जो है ये चीज ध्यान रखना है कि फाई जो है ये ट्रू डीप एंगल है, दिस इज ट्रू डीप एंगल। और फाई वन एंड फाई टू क्या है, दिस फाई वन एंड फाई टू देयर विल बी द क्वेश्चन इन क्वेश्चन इट विल बी मेंशन यू फाई वन फाई टू दो एंगल मेंशनड है, एंड दैट इज व्हाट हियर वी आर हैविंग, दिस इज एपरेंट डीप एंगल। जिस समय एपरेंट डीप एंगल की बात आ जाएगी पिक्चर में, उस समय आपको इस कंसेप्ट को यूज करना है, दिस इज एपरेंट डीप एंगल इन टू ऑर्बिटरी पोजीशन, that position is any arbitrary position it is taken here, that two arbitrary what we can say it is perpendicular। तो अगर हमें फिर tan phi को अगर यहाँ से डिस्टिंग्विश करना होगा तो tan phi हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट्स सी इट इज tan phi how you can write here, so if it is tan phi 1 तो फिर ये apparent वाला केस हो गया, तो इसमें हम लोग लिखेंगे this VB the vertical component what we are having, then we are having that BH cos of theta 1, this is what you have to consider over there, ये apparent के लिए हम यूज करेंगे। और अगर हमें इसको लिखना हो this is what it is, this BB and BH cos phi 1, this is what you can say it is apparent D, apparent D। और ये वाला जो केस है ये वर्टिकल इसका कंपोनेंट क्या होगा, सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट so vertical component remains constant, it will be remains constant, that you have to remember, this is what I have written here। Then you can write here in terms of this tan phi in terms of theta 1 also, that we can write and tan phi BH, this BB by BH we can write tan phi here, what it is, this BH by BB we have tan phi, so you can write this tan phi 1 is equal to this is tan phi and divided by cos theta 1, this is what another result you can use here it is। and in terms of phi 1 and phi 2 if there is one relation, so this I am writing the next point, this you can go for, it is cot square phi, this is one relation or derivation, you can use cot square phi 1 plus cot square phi 2, this is what it is, you can use this relation, cot square phi 1 phi 2, phi 1 phi 2 are the apparent deep and phi is the true deep over there। This is all about the earth magnetism concept, and you can relate the questions will be based on this information only, and you can able to solve the question related with earth magnetism। The coming to the next concept and the last part of this chapter it is, that is paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism, so how you can understand what kind of substance we are having, para and then di and then ferromagnetic substance, which substance will be that you can understand here, paramagnetic substance, diamagnetic and ferromagnetic, three kind of magnetic substance here it is, but diamagnetic। और हम बात करते हैं जो भी नेचर में आपको एलिमेंट पाए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टडीज के बेसिस पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेवियर करते हैं उसके बेसिस पे हम उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, और वो तीनों कैटेगरी में आपका एक पारा है, एक डाय है और एक फेरोमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी मटेरियल को अगर नेचर के किसी भी एलिमेंट को अगर हम वहां रखेंगे तो मैग्नेटिक भी फील्ड में वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह का उसका एक्शन होगा, उस तरह के एक्शन के बेसिस पे हम मैग्नेटिक मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे, जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक थ्री कैटेगरी आएगा आपका। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसको हम लोग, अब फर्स्ट कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक।
and we will discuss about the all properties of matter, this paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic properties. But before going to the properties, there are few terms which is important for you to understand in this one, which is normally asked in JEE direct formula based. That is, first is magnetic intensity. So what is magnetic intensity? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये टर्म आपको यूज होगा, इसको रिप्रेजेंट करें, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स आल्सो, इट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से, एंड दिस इज व्हाट इट इज, रेशियो ऑफ बी नॉट बाय म्यू नॉट। यहाँ पे आप जान रहे हैं बी नॉट क्या है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम है, तो बी नॉट क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है इसको हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 हम लोग एसआई यूनिट में यूज करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या यूज होगा, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसका एसआई यूनिट जो होगा, दैट एसआई यूनिट इट विल बी एम्पियर पर मीटर। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एच जो होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज बी नॉट बाय म्यू नॉट। The second point we are having is called intensity of magnetization, intensity of magnetization, मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज द मीनिंग, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट एम्पियर मीटर ही होगा। और एक तरह से आप इसको अगर हम दूसरे अगर इसको डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग जानते हैं, इट इज पोल स्ट्रेंथ टाइम्स द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इट इज, एंड वॉल्यूम जो होता है इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एल और एल कट जाएगा, और यहाँ पे एरिया बच गया, और एम पोल स्ट्रेंथ है। तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट, दिस इज intensity of magnetization as it is pole strength divided by area of cross section. That also you can say this is to be intensity of magnetization. The next third point you are having, this is magnetic induction. मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यू कैन से दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस यू कैन से हियर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो इस बी को जो अगर हमें लिखना हो, तो इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज द फ्लक्स इट इज नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इट इज नंबर ऑफ magnetic field lines crossing per unit area normally through a magnetic substance। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को। मैग्नेटिक इंडक्शन को अगर हमें रिलेट करना हो, तो हाउ वी कैन राइट दिस इज टू बी, बी जो होगा इट इज बी नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू आई, दिस इज द रिलेशन व्हाट यू आर हैविंग। अब यहाँ पे अगर हम बी नॉट को चेंज करना चाहें, तो वी कैन राइट दिस इज इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि एच को हमने लिखा था इट इज बी बाय म्यू नॉट। तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे तो हमें सॉरी बी नॉट बाय म्यू नॉट, तो बी नॉट का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पे ये म्यू नॉट इंटू आई है, तो इसमें म्यू नॉट को आप कॉमन कर लीजिए और एच प्लस ऑफ आई हो गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज को म्यू नॉट आई को हम लोग जो बोल रहे हैं, ये म्यू नॉट आई क्या है, तो म्यू नॉट आई जो हमने वहां पे ऐड किया है, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetization, due to magnetization,
और बी नोट क्या है, तो बी नोट जो है ये आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो वेक्टोरिकली दिस इज व्हाट वी आर हैविंग is called the magnetic induction or magnetic flux density. Directly you can write like this, B you can write it is mu naught, and then we have H, and then we have plus I. So this is what you have to remember, B mu B naught and B H and I, B H and I तीनों अलग अलग चीजें हैं। B H के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे, और I के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, और B के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। यही तीन फॉर्म है जिसके बेसिस पे कभी कभी घुमा फिरा करके क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है, और बच्चे उसमें बड़े आसानी से फंस जाते हैं, जो कि नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, इट इज मैग्नेटिक susceptibility. This is what we are having, it is S susceptibility it is। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, दिस इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन राइट डायरेक्ट, इसको एक्स नहीं बोल सकते हैं, एक्स से थोड़ा सा डेविएटेड फॉर्म होता है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इज व्हाट इट इज, दिस काइंड ऑफ, इस तरह से लिखेंगे, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ आई डिवाइडेड बाय एच। दिस इज, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों का यूनिट जो है आई और एच का यूनिट सेम था, तो इट इज नॉट हैविंग एनी यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। Permeability, these are the topics related with the magnetism factor। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी म्यू को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इट इज बी बाय एच, दिस बी बाय एच रेशियो। तो यहाँ से हम b को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज म्यू टाइम्स ऑफ h। और अगर हम यहाँ से b को म्यू टाइम्स ऑफ h लिखेंगे तो यहाँ पे b को हमने यूज करना होगा वही चीज को, तो हम लोग उसी रिलेशन को यूज करते हैं कि यहाँ पे म्यू टाइम्स ऑफ h को हमें लिखना है कि इट इज म्यू नॉट एंड देन h प्लस ऑफ i। और इसके बेसिस पे आप देखिए कि म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज h को इधर ले आएंगे, दिस इज i एक्चुअली, तो h को इधर लाएंगे तो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ i डिवाइडेड बाय h, ये रिलेशन हमें आ जाएगा। और म्यू आई जो है वो आपका क्या है, वो तो म्यू आर होगा, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू divided by mu naught, it is called relative permeability, and this is what we are having 1 plus of, this is the ratio what we have written just now, magnetic susceptibility, it is I by H। तो यहाँ पे mu r जो है this is what it is called relative permittivity, relative permittivity, sorry permeability, this is permeability, this is relative permeability that you have to write here it is। So this is what we are having, this is relative permeability। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी दिस यू कैन राइट हियर। अब इसके बेसिस पे जो है आपको सारा जो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, मेनली यही 4-5 कंसेप्ट है जिसको घुमा फिरा करके उलझन पैदा किया जाता है और उसमें हम लोग उलझ जाते हैं। तो ऐसा अगर आप समझ के करेंगे तो आप नहीं उलझ पाएंगे, आपको कोई उलझा नहीं पाएगा। आई होप इट इज क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरह से डायमैग्नेटिज्म जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, और इस केस में जो इसका एक्सएम वैल्यू होगा डायमैग्नेटिज्म का, तो हम लोग देखते हैं डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। यू कैन रिमेंबर दिस इज व्हाट यू कैन से कि डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है किसी सब्सटेंस का, तो इट इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इसमें दूसरा अगर हम इसका ये एक्सएम वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आई बाय एच होता है, सो दिस इज ए स्मॉल फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड विल बी नेगेटिव आल्सो, नेगेटिव।
और इस केस में अगर हम म्यू आर की बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है। और चौथा केस जो हमने अभी तुरंत आपको बताया कि एक्सएम जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज आई बाय एच। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे अगर ये वैल्यू छोटा होगा तो आई वैल्यू भी छोटा होगा, आई इज स्मॉल एंड अपोजिट टू एच, आई इज स्मॉल एंड अपोजिट टू एच, दैट इज व्हाट यू कैन से। तो इस केस में जब भी ऐसा मटेरियल होगा तो उसका जो मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, वो वीक होगा, किसके, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके रिलेटिवली वो वीकली अफेक्टेड होगा, उसमें ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग द फिफ्थ वन, जो अगर हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट को हमने रख दिया है जिसमें कि आपको इस तरफ जो है आपका नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इस डायरेक्शन में आई का डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है डायमैग्नेटिक बिहेवियर का होगा तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस पास करेगा इस पे, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस पास करेगा इधर से, और जिस बीच में रखा हुआ है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है उसके थ्रू क्रॉस नहीं करेगा, और ये डायरेक्शन आपका एच का हो जाएगा। दिस व्हाट वी आर हैविंग। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ के बीच में रख दिया गया है, तो इससे क्रॉस नहीं करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस, किसको, क्रॉस थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर हैविंग 6, दिस वन इज, अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं कहाँ पे, जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक पार्ट वाला एरिया है, तो इधर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा जो कि नॉर्थ टू साउथ होगा। अब अगर आप मैग्नेट को, इस तरह का मटेरियल जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हम मान लेते हैं कि सस्पेंड कर रहे हैं फ्रीली, तो ये दे अलाइन परपेंडिकुलर टू बी नॉट, जिधर बी नॉट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाएगा। ये जो अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड, किसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, देन दे अलाइन परपेंडिकुलर टू बी नॉट। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बी नॉट के परपेंडिकुलर वो अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर हैविंग, सॉरी, अब क्या है कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल्ड होगा, तो ये चीज बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जहां भी होगा उससे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है रिपेल्ड होगा, और इसके कारण से क्या होगा कि अगर हम इस जो स्ट्रांग होगा और जो वीक रीजन होगा उसमें जो है वेरिएशन होगा, तो मूव किधर की तरफ ये मूव कर जाएगा, अगर स्ट्रांग तरफ है तो स्ट्रांग तरफ से ये मूव कर जाएगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जोन में अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वहां से मूव करके वीकर रीजन में चला जाएगा। So what you can understand here is diamagnetic substances are repelled by the magnetic field, so they move from stronger 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 to weaker, stronger to weaker region of magnetic field। ये चीज जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही डिस्टिंग्विश कर रहा है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि एक तरह से ये एक आपको इस तरह का एक शेप है जिसमें यहाँ पे जो है आपको एक लिक्विड फिल्ड किया गया है, लेट्स सपोज, और इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को लगा देते हैं यहाँ पे, इधर की तरफ जो है नॉर्थ पोल है, उधर की तरफ साउथ पोल है। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इसमें फिल किया हुआ रहेगा
तो वो इधर तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो इधर से लिफ्ट होकर के ऊपर जाने लगेगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह का एग्जांपल अगर हमें देखने को मिले तो ये हो गया आपको कॉपर, कॉपर हो जाएगा, फिर Zn ये हो जाएगा, फिर बिस्मिथ, फिर Ag, फिर Au, ये सब क्या है, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसमें हम ग्लास को भी रख सकते हैं, दिस ग्लास इट इज। एंड देन वी हैव NaCl, दीज आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जोन में जाएगा तो रिपेल्ड होगा, इट इज that will be repelled. These are the features through which you can distinguish a diamagnetic substance, which I discussed here everything. Then the properties जो है हमें paramagnetism और जो ferromagnetism है उसको देखना है। Okay, so next we are having paramagnetism, paramagnetic and ferromagnetic substance, इन दोनों को देखना है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझने के लिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं पॉइंट को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जब भी होगा तो फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इस केस में जो एक्सएम का वैल्यू है यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि I/H होता है, इसका वैल्यू जो होगा इज स्मॉल एंड पॉजिटिविटीज, जो कि डायमैग्नेटिक केस में निगेटिव था और इसके बेसिस पे इसका म्यू आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो फॉर फेरोमैग्नेटिक इस फेरोमैग्नेटिक के लिए अगर एक्सएम की बात करेंगे तो इस केस में जो है इसका वैल्यू जो होगा ये लार्ज होगा। एक्सएम, एक्सएम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि I/H होता है, I/H। अब इसमें म्यू आर का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू आर का वैल्यू जो है 1 से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा दो पॉइंट आपने एक्सएम और म्यू आर को रिलेट कर लिया पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बेसिस पे। डायमैग्नेटिक केस में एक्सएम का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा और म्यू आर का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा होगा, दैट वी डिस्कस्ड हियर, इट इज म्यू आर वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे 1 से छोटा होगा, नॉट 0। I said 0 से छोटा होगा, सॉरी फॉर दैट, इट इज लेसर देन 1। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो डायमैग्नेटिक और इस तरह का ये पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक में 1 से बड़ा होगा और अगर फेरोमैग्नेटिक होगा तो उस केस में 1 से काफी बड़ा होगा। अब इसमें दोनों जो मटेरियल है बोथ मतलब पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बोथ गेट मैग्नेटाइज्ड, दोनों को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटाइज्ड, both get magnetized in the applied field। अगर अप्लाइड फील्ड होगा तो उस केस में दोनों मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस थ्रू देम, यानी कि फेरोमैग्नेटिक हो या पैरामैग्नेटिक हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस करेगा। लेट्स सी द पिक्चर, हियर इट इज नॉर्थ पोल एंड दिस आई एम कंसीडरिंग हियर इट इज साउथ पोल। एंड अगर यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, इस तरफ आपका जो है आई का डायरेक्शन है और इधर की तरफ जो है आपका एच का डायरेक्शन है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एच डायरेक्शन। एंड इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा ये इस होकर के गुजरेगा, मतलब इधर से गुजरते हुए ये इधर जाएगा। दैट इज व्हाट यू कैन से इफ इट इज पैरामैग्नेटिक और इफ इट इज फेरोमैग्नेटिक, इधर से होते हुए इधर को निकलेगा, दैट इज व्हाट वी कैन से। तो मटेरियल कैसा है उसके बेसिस पे मैग्नेटिक लाइंस उससे क्रॉस करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, इस केस में क्या होगा, फ्रीली सस्पेंड करेंगे इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जोन में, तो दे अलाइन along the अप्लाइड फील्ड। लेकिन यही चीज डायमैग्नेटिक केस में परपेंडिकुलर हो जाता था, अप्लाइड फील्ड के अलोंग ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। सो हियर यू कैन से दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज वी आर हैविंग साउथ पोल।
और इस केस में अगर हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस बीच में रख देते हैं तो क्या होगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द एक्सिस ऑफ दिस मटेरियल, और ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस है जिसके डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं। इस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण से हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब ये एक्सिस जो है इसका है, किसका, ये मटेरियल है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक का, तो ये अपने आप को अलाइन करेंगे इसी डायरेक्शन में जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक के केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से वो दूर जाएंगे, रिपेल होंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, ये अट्रैक्ट होंगे। तो इस केस में बोलेंगे कि दे मीन्स पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, दे आर attracted by magnetic field, they are attracted by the magnetic field। यहाँ पे हम कह सकते हैं so they move towards a stronger region की तरफ इनका मूवमेंट होगा, stronger region of magnetic field। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। स्ट्रॉन्गर रीजन मीन्स अगर हम उसी तरह का कंटेनर रखते हैं जिसमें कि आपको यू शेप का लिया गया था, और उसमें अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फिल करते हैं, लेट्स सपोज हियर व्हाट वी आर हैविंग दिस लिक्विड टाइप और दैट काइंड ऑफ इट इज मटेरियल। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका नॉर्थ इधर की तरफ है और यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है और इस जोन में, तो इधर की तरफ इसका लिफ्टिंग होगा। और इस तरह के एग्जांपल्स को अगर हमें देखना हो तो उस तरह का एग्जांपल हम देख सकते हैं। सम एग्जांपल यू कैन सी हियर व्हाट काइंड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर देयर। तो पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो पैरामैग्नेटिक में एल्युमिनियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर Sb है, एंड देन प्लेटिनम व्हाट वी आर हैविंग। देन अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है इसका एग्जांपल में आपका आयरन हो गया, देन निकेल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। तो फेरस, निकेल एंड कोबाल्ट, these are called ferromagnetic substance। I hope this is what it is all about the paramagnetic substance and the diamagnetic substance, and related with the topic it is called magnetism, and that you can get idea that the question will be based on this concept only। There is one law that is called Curie law। So what is Curie law? तो क्यूरी लॉ जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे बेस्ड है। दिस इज व्हाट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, दिस इज व्हाट फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। T is what here we are having, it is absolute temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जो है आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगा। और इसके बेसिस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग C डिवाइडेड बाय T, एंड व्हाट C इट इज कॉल्ड, C इज कॉल्ड दैट क्यूरी पॉइंट, क्यूरी, या इसको हम लोग हाँ क्यूरी पॉइंट बोलेंगे, दैट इज C, इट इज कांस्टेंट and T will be given in the problem that you can find out। तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो उस केस में जो है आपका क्यूरी पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, दिस C we are having। so this is what I have written for paramagnetic material, and for magnetic susceptibility if you write for ferromagnetic material, if you write this is for ferromagnetic material, in that case what we are having the C here, it is ferromagnetic material, for ferromagnetic material। so for ferromagnetic material magnetic susceptibility decreases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, but at particular temperature that is called Tc। so Tc I'm saying here that is called Curie point, Curie point, a ferromagnetic substance converted into paramagnetic by the method of this only, that Curie-Weiss law, this is called ferromagnetic point। Ferromagnetic material can be converted into
paramagnetic that material it is. So this is what we are having, C dash divided by T minus of TC. यहाँ पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, TC जो है ये आपका क्यूडी पॉइंट है, और C डैश क्या है, तो C डैश को हम लोग यहाँ काउंट बोलेंगे, दैट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इट इज काउंट, एंड TC इज यू हैव, इट इज कॉल्ड क्यूडी पॉइंट. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी को हम यहाँ पे क्यूडी पॉइंट बोल रहे हैं. और अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है पैरामैग्नेटिज्म में, तो उसके लिए हम लोग इस लॉ को यूज करेंगे. दिस लॉ इज कॉल्ड, इट इज क्यूडी वीज लॉ. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. क्यूडी वीज लॉ के बेसिस पे हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बदलेंगे. That is, it is what we say it is. Now the last topic of this chapter is what we are having, the hysteresis loop. Before going to hysteresis loop, there is one relation graph between I and H. So this is graph between I and H. I and H. तो अगर ग्राफ आपको I और H के बीच में इस तरह का ग्राफ हो कि I और H, ये H है हॉरिजॉन्टल में और ये I है, और इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, दिस ग्राफ यू कैन से दिस इज द ग्राफ फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल. डायमैग्नेटिक. सो दिस इज द ग्राफ फॉर डायमैग्नेटिक. अगर यही ग्राफ यानी I और H के बीच का ग्राफ हमें पैरामैग्नेटिक के लिए लिखना होगा, तो ये आपका H हो गया और ये जो है आपका I हो गया, और ये इस तरह से आपको लीनियरली होगा इस तरीके से. सो दिस वी कैन से फॉर paramagnetic graph. These are the graph can be asked you in JMain directly, that what kind of material it is, just I or H graph, and on the basis of that you can say this is the graph what you can say between I and H for the paramagnetic and diamagnetic. But for ferromagnetic, so for ferromagnetic it will be called hysteresis loop. This is what it is called. For ferromagnetic we will go for, so ferromagnetic substance. So for ferromagnetic के लिए यही ग्राफ को हम लोग बोलेंगे, इट इज हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस इट इज. तो इस ग्राफ में आपको दो चीज समझना है, एक ग्राफ जो कि मतलब स्टील के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा ग्राफ सॉफ्ट आयरन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं. उन दो ग्राफ में क्या अंतर है और किस तरह का ग्राफ है. इस तरह का ग्राफ है. तो जिस समय आपका ग्राफ स्टील के लिए अगर ड्रॉ हो रहा है, दिस इज ग्राफ फॉर स्टील आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज कॉल्ड हाई कोरेसिविटी. ये कोरेसिविटी क्या है, और इसी को हम लोग हाई रिटेंटिविटी बोलेंगे. High retentivity and high coercivity, and this kind of graph you will be having. This graph is actually starting from this origin here. This origin we are having H on the horizontal axis and I on the vertical axis, and the graph is starting from this point. From origin it is starting, and this you can draw the graph like what I am drawing here. This point I'm making this kind of graph, it is this kind of graph it will be. सो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसको डिनोट करें तो O से A ये ग्राफ आ रहा है आपको इस तरीके से. फिर A से ग्राफ जो है इधर की तरफ जाना शुरू हुआ, यानी कि A के बाद जो है ग्राफ में
अगर आप H को बढ़ा भी रहे हैं तो आपका I जो है वो घट रहा है और I B पे आकर के 0 हो जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ग्राफ को, तो ये ग्राफ जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसमें H आपका जो है यहाँ पे निगेटिव जोन में चला गया है, लेकिन I जो है वो घट रहा है और घटते 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 C पे जो है फिर I का वैल्यू 0 हो रहा है। देयर इज सम H वैल्यू हियर इट इज। एंड अगेन इससे फिर अगर नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एंड तक पहुंच रहे हैं, इसके बाद फिर ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, फिर ग्राफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हाट यू कैन से, ए का काउंटर पार्ट डी हो रहा है आपको, और बी का काउंटर पार्ट यहाँ पे अदरवाइज जो है इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, और फिर इसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पे अगेन वी आर हैविंग I0, इसको हम F पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम E पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि जो जोन है ये थोड़ा सा थिक है, दिस इज फॉर यहाँ पे OB जो है ये आपका, OB को हम लोग बोलेंगे रिटेंटिविटी। OB का मतलब हो गया कि जहां पे आपका H वैल्यू जो है 0 हो जा रहा है, तो दैट इज OB इट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू 0। मैग्नेटाइजिंग जो आपका यहाँ पे फील्ड है, यानी H वैल्यू 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और OC जो है आपका, यानी OC ये वाला जो है, यानी कि OB लाइन जो है, दिस लाइन वी से इट इज रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। और OC लाइन जो है ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे कोरिसिविटी। सो दिस इज व्हाट वी से कोरिसिविटी। कोरिसिविटी के मतलब हो गया कि दिस इज जस्ट रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टू बी 0 हियर। तो इस केस में जो है आपका I वैल्यू 0 हो रहा है, इस केस में H वैल्यू 0 हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली द ग्राफ इट इज, दिस इज कॉल्ड फॉर स्टील, दिस इज हाई कोरिसिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी काइंड ऑफ ग्राफ इट इज। स्टील का यूज हम लोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, और सॉफ्ट आयरन का यूज हम लोग करते हैं, दिस इज व्हाट द डायग्राम विल बी फॉर, इट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज करते हैं टेम्पररी मैग्नेट को बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काइंड का थिंग्स जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये जो है आपका सॉफ्ट आयरन होगा। स्टील जो होगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट वी कैन से, इट इज काइंड ऑफ, इसका यूज होगा, जो स्टील का यूज हो जाएगा आपको परमानेंट मैग्नेट के लिए। परमानेंट मैग्नेट की बात अगर आएगी तो उसमें हम स्टील को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात होगी, सॉफ्ट आयरन की बात होगी, तो इसको यूज करेंगे हम टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए। टेम्पररी सॉरी, टेम्पररी टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो तो हमें सॉफ्ट आयरन को यूज करेंगे, दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इस केस में डायग्राम जो है आपका कुछ इस तरीके का आएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस काइंड ऑफ डायग्राम इट विल, दिस काइंड ऑफ डायग्राम इट इज। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डायग्राम है फेरोमैग्नेटिक का, जो हिस्टेरिसिस है, इसका एरिया जो है कुछ ज्यादा है, लेकिन सॉफ्ट आयरन वाले केस में जो है एरिया कम है। इस तरह का भी डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो यू कैन रिवाइज ऑल द टॉपिक व्हाट एवर आई हैव डिस्कस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, दिस इज द थर्ड वीडियो आई एम टेलिंग यू, तो तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन, या नहीं तो 2 तो 100% आपका हो जाएगा, और इतने से ही आएगा। जीमेन में they won't ask you the more and detail, it is you just have to recap and revise the syllabus and just remember the all the format over there so that you can solve by your own over there. Every question which is related with this topic you can solve over there. I hope it is clear. This chapter is now finished, and the next chapter I'll discuss in next video. It is that will be magnetic induction. It is EMI, electromagnetic induction. That is Faraday law, and the Lenz law basically related with that concept, as well as the application of that Lenz law and the Faraday law. It will be discussed in the next video. तब तक के लिए thank you, धन्यवाद।